हाय एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार जुडिशरी को क्रैक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे आपकी पकड़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बार पहले ये बता दिया है कि आपको कौन कौन से पेपर पे कमांड करनी है अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब तक आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा आप मेंस में जा ही नहीं पाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं होगी तो मेंस तो बहुत दूर की बात है, प्री ही निकलना मुश्किल हो जाता है। और कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप 5 घंटा से 6 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो आपके अलावा भी लोग 10 से 15 घंटा पढ़ रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो 18 से 20 घंटा पढ़ते हैं। मैं यूपीएससी वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करने वालों की ही बात कर रही हूँ। सब लोग पढ़ रहे हैं। तो और भी एक मैंने ये भी बताया था कि मैं अपने चैनल पे उन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहती हूँ जो बिहार जुडिशरी को क्रैक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक आपने मेरे बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देखें कि मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भी काफी वीडियो बनाए हैं, बहुत ही आसान भाषा में शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी 2 चैप्टर को कवर करवा दिया है छोटे छोटे वीडियो बना करके ही, लेकिन बहुत सारे वीडियो हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। मैं कोई भी वीडियो अपना जो है एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती, और दूसरा कि मैं सीखना भी नहीं चाहती। एडिटिंग वेडिटिंग का टाइम नहीं है और ये सब करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने चैनल का प्रचार प्रसार नहीं करना है कि मैं बहुत अच्छे से अपनी फोटो लगा के और एडिटिंग करके दिखाऊं। और दूसरा ये कि मेरे पास में बोर्ड वाली फैसिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे में कोई व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन में है कि मैं 3 से 4 महीने में ये बोर्ड फैसिलिटी अपने पास में जरूर अवेलेबल करूंगी, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊं। अभी मुझे कॉपी में बना के आप लोग को दिखाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रगल पीरियड में सब चलता है। स्ट्रगल पीरियड में इसी तरह काम निकालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। आज का जो मेरा वीडियो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे ही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज एंड कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल ओवर देम, यही चैप्टर है। और मैंने सिलेबस भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है लिख करके दिखा दिया है बहुत पहले ही। आप चाहे तो मेरे वीडियोस में सिलेबस भी चेक करते हैं, अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे वीडियो से नोट डाउन कर सकते हैं। और प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है सिलेबस पहले पता होना। बात करते हैं हम लोग आज वाले टॉपिक पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल लाने की क्या वजह है। हमारे देश में ट्रिब्यूनल को क्यों लाया गया, क्या ऐसी खास वजह थी जो सरकार नहीं देख पा रही थी, सरकार के अदर बॉडीज नहीं देख पा रहे थे, क्या ऐसी वजह थी। बात करते हैं भारत की आजादी के टाइम की। तो भारत की जब आजादी मिली, भारत जब आजाद हुआ था, उसी समय से ही प्रशासनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ही ये शुरुआत कर दी थी कि अपने पावर को कहीं और आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में इतना ज्यादा काम का बोझ या लोड रहेगा कि आप अपने काम को अकेले नहीं संभाल सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो हम वही पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में है ही वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि जहां सरकार अपने पावर को डेलीगेट कर रही है। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं जाके वीडियो में। तो प्रशासनिक युग की शुरुआत तो भारत के आजादी के वक्त से ही हो चुकी थी। अब हमारे जो संविधान है उसका एकमात्र लक्ष्य यही है, वो यही संकल्प रखता है कि हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो, और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो सके। अब ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक सामाजिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ पे प्रेम्बल नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रेम्बल में ये भाषा है प्रेम्बल की, लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी पेपर है, मैंने बहुत बार अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का समझ लीजिए छोटा भाई ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी पेपर है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, थ्योरी है। तो क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है वो एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है,
इसीलिए वो हर नागरिक के प्रति यही सोच सकता है कि उसे सामाजिक आर्थिक न्याय करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर संविधान को ये भी ध्यान रखना है कि इसमें व्यक्ति की गरिमा भी बनाए रखी जाए, और गरिमा बनाने के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखा जाए। अब जब ये सब तभी पॉसिबल होगा जब भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। तो भारत का लक्ष्य है, संविधान का लक्ष्य है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। अब लोक कल्याणकारी राज्य बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती का मतलब कामों से है कि इतने सारे काम सरकार के पास में है कि उसके पास में वक्त ही नहीं है कि वो और कुछ सोच सके। जैसे जैसे ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना वाली जो बात है ये बढ़ती गई, वैसे वैसे सरकार के पास में काम भी बढ़ते गए, और जैसे जैसे काम बढ़े वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती चली गई, क्योंकि सरकार अकेले इस काम को नहीं संभाल सकती। उन्हें अपने साथ में अपने सबॉर्डिनेट की जरूरत पड़ती ही है। तो जैसे जैसे ही देश आगे बढ़ा और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमारे पास कामों की लिस्ट बढ़ती गई, वैसे वैसे एम्प्लॉयज भी अपॉइंट होते चले गए, वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स भी बढ़ते चले गए। अब डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी ना, क्योंकि जब हम डिपार्टमेंट में बांटेंगे तो उनके कर्मचारी भी सुनिश्चित करेंगे। तो एम्प्लॉय भी बढ़ गए, सरकार की एजेंसीज भी बढ़ती चली गई और डिपार्टमेंट्स भी बनते चले गए। अब जाहिर सी बात है, जहां इतने लोग होंगे एक साथ में वहां पर बातें भी होंगी। बातों से मतलब है झगड़ों से। बातों का, वैसे हम लोग गपशप की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, गपशप नहीं, बातों का मतलब है यहाँ पे झगड़े से, डिस्प्यूट से, कंप्लेंट से, कि जहाँ पर इतने लोग होंगे वहां पे कंप्लेंट्स भी आएंगी, वहां पर विवाद भी पैदा होंगे, मुद्दे भी पैदा होंगे, कंप्लेंट्स भी आएंगी, डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे। एक ही बात है। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज बढ़ते गए, उनकी सर्विस बढ़ते गई, डिपार्टमेंट बढ़ते गए, सरकार की एजेंसीज बनते गई, वैसे वैसे डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि हम प्रशासन से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठे। कैसी उम्मीद? कि प्रशासन हर चीज को संभाले, क्या सामाजिक बातों को देखे, आर्थिक बातों को देखे, राजनीतिक मसलों को सुलझाए, औद्योगिक मसलों को सुलझाए। ये सारी उम्मीद तो हम प्रशासन से ही लगा बैठे। तो प्रशासन के पास में क्या बचता कि वो अपने कामों को करने के लिए डिपार्टमेंट्स बनाता, एम्प्लॉयज बनाता, एजेंसीज बनाता। बस यहीं से शुरू होता है उनके बीच में विवाद, कि जहां पर लोग होंगे वहां पर विवाद तो होना ही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की विचारधारा दूसरे व्यक्ति से मिले। हाँ, ये है कि अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति से हम झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन कहीं कहीं एडजस्टमेंट नहीं भी होता है, तो जहां एडजस्टमेंट नहीं होता है वहां विवाद होता है। और विवाद होता है तो क्या होता है? विवाद होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि जब एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ी, डिपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ी, एजेंसीज बढ़ी सरकार की, तो वहां पर सरकार को इन सारे मसलों को, इन सारी कंप्लेंट्स को, इन सारे डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी ही पड़ी। कोई उपाय नहीं बचा सरकार के पास में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का यही काम है, दो पक्षों के बीच के विवादों को सुलझाना, प्रॉब्लम को खत्म करना, बात को आगे न बढ़ाना। तो ये था आने की वजह। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में इनके बारे में बात की गई है। आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि उसमें केशवानंद भारती वाले केस से प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में पूरी एक लिस्ट है भाई, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, तभी तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और मेरी सलाह आप लोग को ये रहेगी कि आप एक लिस्ट बनाइए, रेडी कीजिए अपने पेज में, एक नोट डाउन कीजिए कि 42nd अमेंडमेंट से 42वें संशोधन से संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिर्फ समाजवादी, लोकतंत्रात्मक और अखंडता नहीं पूछा जाता है, ये बहुत कॉमन है, ये सबको पता है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें ऐड हुई, तो जो अभी ऐड हुई है, अभी से रिलेटेड है, वो बताती हूँ मैं आपको।
तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 14A है वो ऐड हुआ। अब इस पार्ट 14A में जो है आपका जो आर्टिकल है 323A और 323B इसको जोड़ा गया। अब ये दोनों क्या कहता है मैं हल्का फुल्का आपके साथ में डिस्कस करूंगी, लेकिन इन पूरे आर्टिकल्स को मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर डिस्कशन करने से ना आपका फायदा होने वाला है और मेरा भी यहाँ पर बोल के जाने के बाद कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या है ये चीज? तो 323 जो ए है वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करने के बारे में बात करता है, और 323B जो है अदर सब्जेक्ट्स के लिए ट्रिब्यूनल को बनाने की बात करता है। अब ये जो पार्ट 14A है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार के साथ साथ में केंद्र सरकार यानी कि संसद को और राज्य विधानमंडल को दोनों को ही ये शक्ति दी गई है कि वो अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अपने जगह पर स्थानीय निकाय पे जहां उसको जरूरत महसूस होती है, जिन क्षेत्रों में, जिन एरियाज में रिक्वायरमेंट है ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करने की, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करने की, वो अपने हिसाब से कर सकता है। और सिर्फ ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करना ही अधिकार नहीं है उनका, और भी है। ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करने के बाद उनके क्या पावर होंगे, उनको पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनको कैसे काम बताया जाएगा, उनका क्या काम होगा, कब तक के लिए होगा, या फिर वो हमेशा के लिए है, ये सब भी हमारा संसद के पास में और राज्य विधानमंडल दोनों के पास में ही ये पावर है। तो वो दोनों ही इस बारे में जो है स्थापित कर सकती है ट्रिब्यूनल को। तो ये तो हुई आर्टिकल्स की बात। तो ये सिर्फ आर्टिकल आपको इतना शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, ये आर्टिकल आपको डीप में पढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि आज वाली वीडियो में बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैं नहीं करना चाहती हूँ। छोटा वीडियो रहे, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और मुझे बताने में ही, क्योंकि मुझे फोन को हाथ में लेके रखना पड़ता है, मेरा ये वाला साइड दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, तो मुझे बीच में बहुत ब्रेक ले लेके वीडियो बनाने पड़ते थे। लेकिन अब मुझे आदत होगी तो मैं काफी देर पकड़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी ज्यादा देर नहीं पकड़ पाती, दर्द होने ही लगता है। तो ये तो थी आर्टिकल्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिब्यूनल होते क्या है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह जहां पर न्यायाधीश बैठ के न्याय करते हैं, या ट्रिब्यूनल एक ऐसी बेंच जहां पर कुछ न्यायाधीश बैठ के न्याय करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ये तो कोर्ट्स की बात कर दी, तो हाँ, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स ही होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल में फर्क है। अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो जनरल कोर्ट, सिविल कोर्ट होते हैं वो वैसे ही होते हैं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एस्पेक्ट से हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो कोर्ट्स जैसे नहीं होते हैं, उनसे बहुत अलग होते हैं। ट्रिब्यूनल के जो काम का दायरा है वो कोर्ट से काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ब्रॉड है, उनके पास में उनके दायरे बहुत ज्यादा है काम के, और उनके मसले भी जो हैं सिविल कोर्ट से काफी ज्यादा हैं। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, इसमें और ट्रिब्यूनल में थोड़ा फर्क है। ये जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें अंतर मैं आप लोग को बताऊंगी। वैसे ट्रिब्यूनल का काम होता है इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करने के बाद में न्याय प्रदान करना, यही काम होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो है पूरी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती है, उसको जो अथॉरिटी दी जाती है वो है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, अर्ध न्यायिक निकाय। अब अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब क्या होता है कि न्यायिक निकाय तो हमारी बॉडी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जो यहाँ पर हम सिविल कोर्ट्स देखते हैं, यानी हमारे जो सिविल कोर्ट, जनरल कोर्ट्स होते हैं, उनके पास में टोटल यानी फुल्ली जुडिशियल अथॉरिटी रहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रहती है। वो न्याय देने का काम करते हैं, लेकिन उनके पावर सेम वो नहीं होते जो कि हमारे कोर्ट्स के होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो कोर्ट्स होते हैं, लेकिन सारे ट्रिब्यूनल कोर्ट्स नहीं होते। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक कोर्ट जो है वो तो ट्रिब्यूनल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर से मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कि जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो ट्रिब्यूनल होते हैं, लेकिन सारे ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। यही था मेरा आज का लेक्चर, और आगे के लेक्चर में मैं आपको आगे की बात बताऊंगी।
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप मुझे इसका अच्छा रिस्पांस देंगे। अगर आपको समझ में आए और नहीं भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको सच में पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो अनलाइक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात कहती हूँ। और नई यूट्यूबर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लॉ में कोई नई हूँ। मैं भी काफ़ी साल से लॉ को पढ़ रही हूँ, और मैंने ये सोचा कि मैं आप सबों की हेल्प करूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आना स्टार्ट किया। ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियोस में, ओनली 4 मंथ्स। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, इससे आपका फ़ायदा होगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा मेरे साथ जुड़ने से नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और जो आप ही की तरीके के लोग हैं जिन्हें बहुत रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की और उनके पास 6 से 4 महीने ही है, मतलब ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके पास में सिर्फ 6 महीने से 7 महीने में तो मैंने बहुत बोल दिया, 5 महीने ही होंगे कि आपको बिहार जुडिशरी के लिए वक्त मिलेगा पढ़ने के लिए। और कोरोना वाली सिचुएशन अब नहीं है कि आपको बिहार इतना वक्त देगा कि आप साल भर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भरने के स्टार्टिंग से लेकर के 1.5 महीने के अंदर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, तो अभी आपको उतना टाइम नहीं है। तो आप जम के तैयारी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में बाकी सारी बातों के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।